एसिड बेस कॉन्सेप्ट में लास्ट मैंने आपको अम्लीयता कैसे तुलना करते हैं ये बताया था आपको। अम्लीयता तुलना करने के लिए दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात क्या देखते हैं बोलो, कितनी आसानी से हाइड्रोजन H+ की तरह रिमूव होगा, और दूसरी बात क्या है बोलो, H+ रिमूव होने के बाद संयुग्मी क्षार क्या होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए। संयुग्मी क्षार जितना अधिक स्थायी होगा, स्वतंत्र H+ की सांद्रता माध्यम में ज़्यादा होगी, जो कि अम्लीयता के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, जैसे कार्बोक्सिलिक और फिनॉल, उदाहरण के स्वरूप कार्बोक्सिलिक फिनॉल में कौन ज़्यादा अम्लीय होते हैं, कार्बोक्सिलिक की फिनॉल? हाँ बोलो भाई, समझ सी क्या, कार्बोक्सिलिक की फिनॉल? कार्बोक्सिलिक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने टर्म जो बताया था आपको, वो टर्म बताया था, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक अम्लीयता में वृद्धि करेंगे, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक अम्लीयता को घटाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक जैसे कि -R और -SC किन स्थितियों पे हो तो अम्लीयता ज़्यादा वृद्धि होगी, ऑर्थो पैरा पे कि मेटा स्थिति पे, बोलो? ऑर्थो और पैरा स्थिति पे हो, ठीक है ना। और +R/SC वाले किस स्थिति पे हों तो अम्लीयता ज़्यादा घटाएंगे, ऑर्थो पैरा पे। तो दोनों ही केसेस में जो प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा वो ऑर्थो और पैरा से ही पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म मैंने आपको बताया था, अगर अनुनाद वाले कारक समान हो जाएं तो हम अम्लीयता की तुलना अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध से करते हैं, और अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध अगर अनुपस्थित हो तो हम करते हैं किसके आधार पे बोलो, प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे। तो अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध अम्लीयता घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है, वो किस बात पे डिपेंड करेगा। अगर संयुग्मी क्षार में अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित है और प्रारंभ में उपस्थित है तो अम्लीयता हमेशा क्या होगी बोलो, कम होगी। जैसे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, तो किसकी अम्लीयता कम होती है बोलो? नहीं भाई, कम होती है पूछ रहा हूँ दोस्त। पैरानाइट्रोफिनॉल की ज़्यादा होगी, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की कम होगी, क्योंकि OH और NO2 में हाइड्रोजन बंध है, जिससे कि हाइड्रोजन का H+ की तरह निकलना क्या होगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट बताया था मैंने आपको, अगर संयुग्मी क्षार अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध से स्थायी हो जाता है तो अम्लीयता क्या होगी बोलो, बढ़ जाएगी। तो जैसे सैलिसिलिक अम्ल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक, कौन ज़्यादा अम्लीय होता है बोलो, सैलिसिलिक अम्ल की पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक? सैलिसिलिक अम्ल मतलब बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक हो और बगल वाले ऑर्थो पे क्या हो बोलो, OH हो, क्योंकि जो सैलिसिलेट आयन बनेगा वो अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध से स्थायी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कारक मैंने बताया था आपको, मैलेइक और फ्यूमेरिक। मैलेइक फ्यूमेरिक, अगर किसी अम्लों के कई आयनन नियतांक हों, किन्हीं अम्लों के कई आयनन नियतांक हों तो अम्लीयता की तुलना किस आधार पे की जाएगी बोलो, प्रथम आयनन नियतांक के आधार पे। तो मैलेइक अम्ल सभी लोग आप जानते हो, मैलेइक अम्ल C+C और दोनों कार्बोक्सिलिक एक तरफ हो कि विपरीत दिशा में हो, एक तरफ हो, सिस वाला फॉर्म है। और फ्यूमेरिक अम्ल मतलब डबल बॉन्ड के सापेक्ष में दोनों कार्बोक्सिलिक क्या बोलो, विपरीत दिशा में हो, तो वो फ्यूमेरिक है। तो मैलिक और फ्यूमेरिक में कौन ज़्यादा अम्लीय होता है बोलो, मैलिक की फ्यूमेरिक? हाँ, मैलिक अम्ल। प्रथम आयनन नियतांक मैलिक का ज़्यादा होता है और द्वितीय आयनन नियतांक किसका ज़्यादा होता है बोलो, फ्यूमेरिक का। लेकिन तुलना किस आधार पे किया जाएगा बोलो, प्रथम के आधार पे किया जाएगा, वो जानते ही हो आप, ठीक है। उसके बाद मैलिक, उसके बाद इससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ खास कुछ फैक्ट बताए थे, जिसमें सबसे पहला मैंने आपको बताया था, दिए हुए आवर्त में अम्लीयता समानुपाती विद्युत ऋणता, और यह नियम वहाँ भी लागू होगा जब परमाणु समान और संकरण भिन्न भिन्न हो, जैसे CH4 NH3 H2O और HF, तो बता दोगे आप, और CH4 C2H4 C2H2, तो इसमें ही बता दोगे। और उसके बाद नेक्स्ट मैंने बताया था आपको, दिए हुए समूह में अम्लीयता समानुपाती,
हाँ, तो बंध लंबाई के समानुपाती होता है। मुझे लगता है ये दो ही बातें बताई थी, बोलो। हाँ, अब बेटा नेक्स्ट स्टार बनाइए और लिखिए। और टीएस सबको मिल गया था कि नहीं, बोलिए। हाँ, तो उसमें आप केवल अनुनाद, अतिसंगमन और एरोमेटिक ये सब जो होगा वो सॉल्व करोगे, बाकी तो अभी चल रहा है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्टार बनाओ और लिखो। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अथवा कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अथवा ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अथवा ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अथवा ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता में कमी होगी, क्योंकि प्लस आई प्रभाव बढ़ता चला जाएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ अथवा ब्रांचिंग बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता में कमी होगी, क्योंकि प्लस आई प्रभाव में वृद्धि होगी। आप सभी जानते हो प्लस आई प्रभाव अम्लीयता को घटाएगा, दान करने वाला कारक अम्लीयता को घटाएगा कि बढ़ाएगा? हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3OH, अब किसको हेलो किसको बुला रहे हो दुष्ट? इथेनॉल बोलो, दिखाई नहीं दे रहा है? हितेश, ओ हितेश, दुष्ट अब बोल ही नहीं रहा है। हाँ बोलो। मिथेनॉल, मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल। बोलो किसका ज्यादा होगा, सब बोलो। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, अब बताओ क्या होगा? कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्लस आई क्या होगी? बढ़ेगी। प्लस आई बढ़ेगा तो फिर अम्लीयता घटेगी, तो ये क्या हो जाएगा? एसिडिटी, ये हो जाएगा, ये क्रम हो जाएगा। देखो किसी को डाउट है इसमें, बोलिए। नहीं सर। हाँ, तो ये नोट कर लीजिए। हाँ बालक, ऐसे ही मैं ब्रांचिंग वाला बोला था। जैसे मान लो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एन ब्यूटाइल जुड़ा हुआ है, और इसी में मैंने क्या किया? टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक। तो बोलो एन ब्यूटाइल और टर्शियरी ब्यूटाइल किसका प्लस आई ज़्यादा होता है? अगर प्लस आई ज़्यादा होगा तो अम्लीयता क्या होगी? कम हो जाएगी। ये कौन सा, म्यूट कर लो भाई। और ये दुष्ट कहाँ है? ये सरिता कहाँ पे है? सलोनी, पता नहीं सर। अच्छा, तुम लोग आपस में बात नहीं होती क्या? नहीं सर। अच्छा, एक ही क्लास के हो कि अलग अलग क्लास के हो? एक ही है। तब एक ही क्लास के हो तो भी नहीं बात होती है? कैसे ये कैसे हो गया? अच्छा, अलग अलग नेचर होगा, चलो ठीक है। अब ये हितेश कहाँ गया दुष्ट? एक नंबर के हैं सब, खैर कोई बात नहीं। अच्छा आप बताओ, चलो ये नोट कर लिया बेटा? यस सर, यस सर।
सर हम्म। आप क्लास कितने बजे तक है? सेम टाइमिंग है सर, 11 बजे तक। हाँ हाँ सेम ही रख लेंगे, कोई बात नहीं। तुम देखो, अभी अभी क्लास शुरू नहीं हुई, तुम्हें पता नहीं खत्म होने की बात कर रहा हूँ। अभी देखो तो ये नोट कर लिया सबने कि नहीं? ये नोट कर लिया? यस सर। तुम कहाँ बीच में गायब हो गए थे दोस्त? ये बीच बीच में अभी अभी तो तुम थे यहीं पे, हेलो हेलो कर रहे थे। ये अब बेटा इसमें नेक्स्ट टर्म लिखिए, यस सर। नेक्स्ट स्टार बनाइए और लिखिए, बोलूं? इसमें लिखिए कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ, कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ, कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता में वृद्धि होती है। कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता में वृद्धि होती है। ये तो सही है ना, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, तो बोलो कौन ज़्यादा अम्लीय होगा? एक कार्बोक्सिलिक वाला कि दो दो कार्बोक्सिलिक वाले? बोलो। हाँ, दो दो वाले, ठीक ना? तो अब एसिडिक एसिड है मान लो, और ये रहा आपका ऑक्सैलिक एसिड, तो बोलो किस में ज़्यादा प्रोटॉन निर्मुक्त होंगे, ऑक्सैलिक में कि एसिडिक एसिड में? तो इसलिए ऑक्सैलिक एसिड का क्या होगा, बोलो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो फिर अम्लीयता कम हो जाएगी, अगर कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या समान हो तब। अब इसी में एक मैं आपको बात बता रहा हूं, देखो एक आप याद रखना, ओम्स गा, हाँ, ओ फॉर ऑक्सैलिक एसिड, और फिर इसी में एक एक CH2 आप ऐड करते जाओगे ना बेटा, तो नेक्स्ट मिलता चला जाएगा। जैसे अब एक CH2 आपने अटैच कर दिया तो ये कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक, तो अब इससे बोलेंगे मैलोनिक एसिड। और अगर आपने दो CH2 लगा दिया इसमें तो इसे हम बोलेंगे सक्सिनिक एसिड। ये हो गया सक्सिनिक एसिड। और अगर आपने 3 CH2 अटैच कर दिया, 3 CH2 अटैच कर दिया तो ये हो जाएगा आपका ग्लूटेरिक एसिड। हाँ, ग्लूटेरिक एसिड। और अगर आपने 5 CH2 इसमें, सॉरी 4 CH2 लगा दिया तो इसे हम बोलेंगे एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड। अब इसमें समुद्र सिंह, हाँ, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ रही है ना बेटा, तो कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो प्लस आई बढ़ता चला जाएगा, और प्लस आई बढ़ेगा तो अम्लीयता क्या होगी, घटती चली जाएगी। हाँ सरिता, तुम कहाँ थे दुष्ट? सर मैंने सोची क्या बजी क्लास है। तब से तो कॉल किया जा रहा था, तुम तो वही नहीं कर रहे थे। सर ये मेलानिन के बाद तो क्या बोलते हैं? अच्छा, ये लिखा ही नहीं दोस्त मैंने तो, मेलोनिक, और फिर ये होता है सक्सिनिक एसिड। तो अभी इसमें कुछ खास बताया नहीं गया है, बस कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता में कमी होती है, क्योंकि कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्लस आई में वृद्धि होती है। और अगर कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या बढ़ेगी, कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या मतलब किसी में एक कार्बोक्सिलिक हो, किसी में दो कार्बोक्सिलिक हो,
तो सिंपल सी बात है, 2 कार्बोक्सिलिक वाले ज़्यादा अम्लीय होंगे। लेकिन इन सब में तो 2-2 ही है सर। तो इसमें सब में 2-2 है ना, तो ये कौन सा वाला नियम लग रहा है यहाँ पे? कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो अम्लीयता क्या हो रही है? कम हो रही है। यस सर। कम हो गई। सर राहुल, हाँ राहुल, CH2 3 फोर्थ वन क्या है? एटीपी। हाँ एडिपिक। और उससे पहले क्या था? लिखा नहीं, दिख नहीं रहा, छोटा लिख दिया क्या? ग्लूटेरिक। ग्लूटेरिक। हाँ ग्लूटेरिक। यस सर। ये सबने नोट कर लिया है तो बताइएगा। यस सर। हाँ ठीक है। अब बेटा एक चीज़ और, आप लोग सभी जानते हो फिनॉलिक और कार्बोक्सिलिक में कौन ज़्यादा अम्लीय होता है? कार्बोक्सिलिक सर। हाँ सब लोग को पता होना चाहिए, खुशी बोलो तुम भी। हाँ सर। कार्बोक्सिलिक की फिनॉलिक? कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि कार्बोक्सिलेट जो होता है वो प्रभावी अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज़ अलग है, मतलब फैक्ट ये क्या है, पिक्रिक एसिड, जैसे मैंने बताया था ना कि sp संकरित कार्बन और sp3 संकरित नाइट्रोजन किसकी विद्युत ऋणता अधिक है? हाँ तो ये तो फैक्ट था ना। ऐसे ही अगर मान लो पिक्रिक एसिड कोई पूछे, पिक्रिक एसिड किसे कहते हैं? 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड कहते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये कौन सा अम्ल है बोलो? ये है पिक्रिक एसिड। बड़ी लिखो सर। अच्छा ये छोटा लिख रहा हूँ क्या? हाँ सर। ये पूरा छोटा है? नहीं स्प्लिंग से लिखी अच्छा ये जो लिखा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि इसे हम कहते हैं क्या बोलो? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड और 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रो और ये क्या है बोलो? फिनॉल। बोलो ठीक है भाई। तो ये पिक्रिक एसिड की जो अम्लीयता होती है वो बेंजोइक अम्ल से भी अधिक होती है। अब हो भी क्यों ना देखो, लेकिन अब ये चीज़ हम प्रश्न में जब क्वेश्चन पेपर में आएगा तो क्वेश्चन पेपर में सीधे हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कार्बोक्सिलिक में हटाएंगे तो दोनों बार ऋण O पे घूमेगा और इसमें तो नहीं घूमे। लेकिन इसमें क्योंकि कितने NO2 हैं बोलो? 3 NO2 हैं। और NO2 का कैसा इफेक्ट होता है कौन बताएगा? राहुल बताओ। NO2 -R है कि +R? हाँ प्रबल -R, प्रबल -R प्रभाव होता है। तो ये NO2 का प्रबल -R भी होता है, -I भी होता है। इसलिए ये 3 NO2 इलेक्ट्रॉन खिंच के इसकी अम्लीयता इतनी बढ़ा देंगे कि बेंजोइक से भी अधिक हो जाएगा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो अगर पहले से ना याद हो तो हम कैसे जान पाएंगे? जैसे मान लो ओ दोस्तों, जैसे मान लो जिसमें भी sp2 संकरण हो समतली होता है कि नहीं होता है? बताओ मुझे। sp2 क्या होता है? त्रिकोणीय समतली होता है कि नहीं? यस सर। और हमने कहीं जिक्र नहीं किया होता, हमने याद ही ना किया होता, और सिर्फ हम जानते साइक्लोऑक्टाटेट्राइन कैसा होता है, तो हम लॉजिकली क्या बोलते हैं उसको? समतली बोलते कि नहीं बोलते sp2 के आधार पे? लेकिन नहीं, वो असमतली होता है। तो वैसे ही पिक्रिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल में जब pH मापा गया pH मीटर से, तो किसका pH कम मिला बोलो? पिक्रिक एसिड का। pH कम का मतलब जानते हो अम्लीयता क्या होगी बोलो? ज़्यादा होगी। हाँ ये नोट कर लीजिए। अच्छा टेस्ट तुम लोगों ने नहीं दिया? नहीं दिया। कौन कौन नहीं दिया? अच्छा 2 नहीं दिया बस। तो ये तुम लोग बताओ, ये टेस्ट भेज दे आज, वो तो तुम लोग तुरंत कर लोगे, आधा घंटे का तो है। यस सर। 25 तो क्वेश्चन है दोस्त। और अब मैं जो टेस्ट का परचेज करने जा रहा हूँ जानते हो क्या होगा? वो टीम से नहीं होगा दोस्त, वो एकदम जैसे तुम रियल टेस्ट में अपीयर होते हो वैसा होगा।
वो एकदम ऑनलाइन, मतलब ऐसा टक टक एकदम तुम्हें पता चलेगा, क्वेश्चन की टाइमिंग पूरा क्लॉक चलती रहेगी, फिर टक टक एकदम वैसे वाला टेस्ट होगा। इवेंट होते ही सर 20 मिनट, हैं बोलो बोलो। मतलब सर टाइमिंग के हिसाब से होता है 1 मिनट पर 20 मिनट। हाँ वो टाइम जो होगा उसमें फिर ख़त्म हो जाएगा, उसमें फिर हर क्वेश्चन का एनालिसिस आ जाएगा, फिर ये सारा कि कौन टफ था, कितना मॉडरेट था, तुमने कितना टाइम दिया एक क्वेश्चन पे, ये सारा आ जाएगा। अब ये बताओ मुझे, ये लिख लिया सबने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, सबको बोलो। अब बच्चों एक बात और देखना जरा दुष्टुओं, फॉर्मिक अम्ल और इतना है लिखना है तो चलो लिख लो भाई। आप लिख लिया होगा। फॉर्मिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल, इसमें कौन ज़्यादा अम्लीय होना चाहिए? देखो एक तो ये हो गया फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड का मतलब होता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक एसिड, और एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेंजोइक एसिड। तो बच्चों ये कैसे बताओगे आप? बताओ बेंजोइक एसिड में और ये फॉर्मिक एसिड में दोनों में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बताओ मुझे, बताओ। बेंजोइक एसिड फॉर्मिक हाँ जानते हो कि अभी इसमें कैसे देखोगे तुम भाई? अम्लीयता का मतलब यही है, H+ हटाने के बाद संयुग्मी क्षार क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। तो इसका अगर तुम संयुग्मी क्षार बनाओगे HCOO- और इसका जब तुम संयुग्मी क्षार बनाओगे बेंजोएट, तो अब ये बेंजोएट में जो इसमें देखो नेगेटिव चार्ज दोनों वाली कहाँ पे घूम रहे हैं बोलो? ऑक्सीजन पे बोलो। हाँ इसमें भी कहाँ पे घूम रहे हैं बोलो? ऑक्सीजन पे घूम रहे हैं। सेम सेम कट कट। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? अंतर कहाँ पे है बोलो? यहाँ पे कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन होता है छोटा सा, ना तो इलेक्ट्रॉन देता ना खींचता, और ये जो पाई क्लाउड है एरोमेटिक रिंग ये बड़ा है, और नहीं तो ये पाई इसके साथ कॉन्जू खेल रहा है, पाई एक सिग्मा पाई। अब ये पाई क्या कर रहा है बोलो? ये वलय कार्बोक्सिलेट को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? ये जो एरोमेटिक वलय है, एरोमेटिक वलय जो है, ये CO- को इलेक्ट्रॉन, ये CO- मतलब कार्बोक्सिलेट को इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? ये दे रहा है। हाँ इसको बोल दो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ये तो सापेक्षिक हो गया, लेकिन मैं तो अभी मुझे कार्बोक्सिलेट को स्टेबल बनाना था। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर दान करोगे तो ऋण अच्छे से स्थायी होगा कि अस्थायी हो जाएगा? बोलो भाई सब लोग बोलो। विक्रम, सरिता, समुद्र सिंह, राहुल, खुशी, महेंद्र, हितेश। हाँ अस्थायी। तो दान करने वाले ऋण को स्थायी नहीं बनाते, दान करने वाले ऋणावेश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अब ये क्या होगा? इसका मतलब बेंजोएट में किसी को किसी से प्रॉब्लम है। राहुल, बेंजोएट में किसी को किसी से प्रॉब्लम है, बोलो किसको किससे प्रॉब्लम है? बेंजोएट में जो कार्बोक्सिलेट है उसको एरोमेटिक पाई से प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इधर आ रहा है ना, जिससे कि वो ऋणावेश के विस्थानीकरण को प्रभावित कर रहा है। यानी इन दोनों में अभी क्या हो गया बोलो? ये हो गया अनस्टेबल। इसीलिए अम्लीयता किसकी ज़्यादा होगी बोलो? फॉर्मिक अम्ल की अम्लीयता इससे ज़्यादा होगी। बोलो सब, किसी को डाउट है? अरे बोलो सब लोग बोलो ना यार। चलो मुझे एक बार सब बताओ। हाँ बोलो जी।
सर एक बार और बता एक बार और मैं नहीं बताऊंगा, जाओ। तुम मुझे बताओ, निगेटिव को स्थायी करने के लिए पहले तो जो मैं पूछ रहा हूं उसी से जवाब मिला। चलो बोलो, निगेटिव को स्थायी करने के लिए दान करने वाले होने चाहिए कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाले? बोलो, नहीं पहले हितेश बोलना। हाँ बोलो। खींचने वाले। फिर जिससे पूछा गया उसको बोलने दो तुम लोग, तो फिर डाउट उसका कैसे दूर होगा? वो जिससे समझे नहीं तुम लोग। हितेश बोलो, मैंने क्या बताया था? ऋणावेश को स्थायी करने के लिए दान करने वाले कारक या इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक? पहले तो बताओ। चलो ठीक है। अब यहाँ पे तुम बेंजोएट को देखो, बेंजोएट दिख रहा है? यस सर। बेंजोएट में तुम्हें रिंग दिख रहा है? यस सर। अब वो बेंजीन का जो रिंग है उसका पाई क्या कर रहा है? वो ऋण की तरफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि खींच रहा है? पहले बताओ। दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन दोगे तुम ऋण तो क्या होगा? स्थायी होगा कि अस्थायी होगा? अस्थायी। और जब संयुग्मी क्षार अस्थायी होगा तो अम्लीयता क्या हो जाएगी? बस तो वही तो बोल रहा हूं मैं। ओके सर। यानी मैं बोल सकता हूं बेंजोएट में किसी को किसी से प्रॉब्लम है, बेंजोएट में किसी को किसी से प्रॉब्लम है। सरिता बोलो, किसको किससे प्रॉब्लम है? सरिता बोलो। तो बोलो ना, CO- को कार्बोक्सिलेट कहते हैं, तो कार्बोक्सिलेट को एरोमेटिक पाई क्लाउड से प्रॉब्लम है, क्योंकि एरोमेटिक पाई क्लाउड का जो स्थानांतरण है वो कार्बोक्सिलेट की तरफ हो रहा है, इसलिए बेंजोएट क्या हो जा रहा है? स्थायी हो जा रहा है, दुष्ट अस्थायी हो जा रहा है। ये मैं क्यों बार बार पूछ रहा हूं कि क्योंकि यही अब आगे जो मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूं, इसी प्रॉब्लम को जब दूर करेंगे तो वही ऑर्थो प्रभाव कहलाएगा। ये मिटा दिए जाएं? यस सर। तो अब बेटा, अब नेक्स्ट जो मैं टर्म बताने जा रहा हूं उसे हम कहते हैं ऑर्थो प्रभाव। सुना तो जरूर होगा आपने। अभी सुना सर आपसे। अच्छा तो ठीक है। ऑर्थो प्रभाव, ऑर्थो इफेक्ट। हे बच्चों, ऑर्थो प्रभाव क्या होता है? तो पहले एक स्टेटमेंट लिखिए, यदि बेंजोइक अम्ल के ऑर्थो स्थिति पर, यदि बेंजोइक अम्ल के ऑर्थो स्थिति पर, यदि बेंजोइक अम्ल के ऑर्थो स्थिति पर कोई भी समूह अथवा परमाणु जोड़ दिया जाए, यदि बेंजोइक अम्ल के ऑर्थो स्थिति पर कोई भी समूह अथवा परमाणु जोड़ दिया जाए, कोई भी समूह अथवा परमाणु जोड़ दिया जाए तो उसकी अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है, तो उसकी अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है। तो उसकी अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है। इसे ऑर्थो प्रभाव कहते हैं। अब बच्चों ऐसा क्यों होता है? तो भाई मैं बताता हूं आपको। अब कोई भी ग्रुप लिखा है मैंने, यदि बेंजोइक अम्ल के ऑर्थो स्थिति पे कोई भी समूह अथवा परमाणु जोड़ दिया जाए, एक मिनट सर, क्या हुआ? एक मिनट सर, रुकना है सर। हाँ क्या? ये सर बोलिए सर। नहीं बोल तो दिया आप तो। बेंजोइक अम्ल के ऑर्थो स्थिति पर कोई भी समूह अथवा परमाणु जोड़ दिया जाए तो अम्लीयता में वृद्धि हो जाती है, बस यही बोला था मैंने। इसी को ऑर्थो प्रभाव, नहीं आप कुछ बोलना ही नहीं, अब तो समझाना है भाई। देखो
हे बच्चों, मान लो बेंजोइक अम्ल है और बेंजोइक अम्ल पे आपने क्या किया, कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कारक जोड़ दिया। देखना भाई, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड का खुशी कौन सा प्रभाव ज्यादा होता है? माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर। ठीक है, यानी ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कारक है कि इलेक्ट्रॉन दान करने वाला कारक है? चलो जी, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, यानी ये Cl तो ठीक है, कोई बात नहीं, अम्लीयता बढ़ जाएगी क्योंकि Cl इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इसमें कौन सी डाउट, कोई डाउट ही नहीं इसमें तो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे Cl को हटा दूं और NO2 लगा दूं तो भी ठीक है, NO2 माइनस आर करता है। बोलो भाई समुद्र सिंह, अच्छा है और अच्छा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दान करने वाला कारक CH3 कैसा है? दान करने वाले अम्लीयता को घटाते हैं कि बढ़ाते हैं? हाँ, घटाते हैं ना अम्लीयता, ठीक है। और अम्लीयता जब घटा रहे हैं तो ये तो देखो मैंने क्या लिखा है। अब आपके मन में क्या होगा, अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आया कि नहीं आया, अभी पहले बता दो मुझे। क्वेश्चन मार्क, ये दान करने वाले, इसलिए मैंने लिखा ना, कोई भी समूह जोड़ो, चाहे इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो तब तो आपको डाउट ही नहीं आएगा, दान करने वाला हो तो भी अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो तुम कहोगे दुष्ट, तो आपने तो लिखवाया था कि दान करने वाले अम्लीयता घटाते हैं, तो आपने यहाँ लिख दिया बढ़ाते हैं। तब तुम पूछोगे ऐसा क्यों, पूछो ऐसा क्यों, पूछो सब, पूछो भाई। नहीं पूछो, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा ही नहीं, मैं बता दूं। पूछो क्यों, पूछो ऐसा क्यों, पूछो। नहीं मैं नहीं जानता, पूछो ऐसा क्यों, पूछो। सब लोग बोलोगे तब मैं बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। हाँ, ऐसा क्यों, तो अब मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बेटा बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे जो भी समूह या परमाणु जोड़ा जा रहा है वो इसके संयुग्मी क्षार को स्थायी बना रहा है। अब प्रश्न ये है कि दान करने वाला स्थायी कैसे बनाएगा? दान करने वाला तो संयुग्मी क्षार को क्या बनाता है, अस्थायी बनाता है। तो अब क्या होगा, सुनो मेरी बात। इसका मतलब ये है कि बेंजोएट में जो किसी को किसी से प्रॉब्लम थी, बेंजोएट में किसी को किसी से प्रॉब्लम थी, मतलब कार्बोक्सिलेट को इस एरोमेटिक क्लाउड से प्रॉब्लम थी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन दान करने लगेगा रिंग खुद यहाँ पे, तो इस कार्बन पे बोलना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? खुशी बढ़ जाएगी। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो ये ऋणावेश, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आसानी से प्रवाहित होगा या फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा? हाँ, अरे जब यहाँ खुद इलेक्ट्रॉन तुमने बढ़ा दिया तो विभवांतर कम कर दिया ना तुमने दुष्ट। विभवांतर कम होगा तो प्रवाह क्या होगा? हाँ, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तुमने बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने की प्रकृति कम हो जाएगी, यानी यह कुल मिला के दान कर रहा है, इसलिए ऋण क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। अब इसमें जरा देखें, जब मैंने ऑर्थो स्थिति पे क्या अटैच किया, कोई समूह जोड़ दिया, मान लो CH3 R OH जो मर्जी। अब बोलो, अब ये जो समूह होगा ये क्या करेगा दोस्त, यहाँ पे उपस्थित जो भी समूह अथवा परमाणु होंगे, ये समूह परमाणु इस कार्बोक्सिलेट और इस वलय की समतलीयता को क्या करेंगे बोलो, नष्ट कर देंगे। यहाँ पे जो भी समूह जोड़ोगे, सुन लेना ध्यान से, कार्बोक्सिलेट और एरोमेटिक क्लाउड की समतलीयता को नष्ट कर देंगे। अगर समतलीयता नष्ट हो जाए, अब यहाँ पे मैं करूँगा, ये समतलीयता नष्ट हो गई इसकी, ये हाँ तल के बाहर, मतलब समतलीयता नष्ट। अब तुम मुझे बताना कि अब वो जो प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी बताओ, चलो बताओ किसको किससे प्रॉब्लम थी? इस कार्बोक्सिलेट को इस एरोमेटिक क्लाउड से प्रॉब्लम थी ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो मैं इस पाई को इधर मैं शिफ्ट कर सकता हूँ
कि नहीं शिफ्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकते ना, समतलीकरण नष्ट कर, देखो ना तल के बाहर कर देना इसको। तो अब वो जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम इसकी दूर हो गई ना। भाई तुम लोग बोलते रहते बीच में। वो जो प्रॉब्लम थी कार्बोक्सिलेट को, अब वो प्रॉब्लम दूर हो गई कि नहीं हो गई बोलो? और वो कैसी प्रॉब्लम थी? वो एरोमेटिक क्लाउड इसको स्थायी बनाया करता था कि अस्थायी बनाता था? अब वो जो अस्थायी बनाता था तो अब ये तल के बाहर आ गया, तो अब तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा बोलो, स्थायी हो जाएगा कि नहीं बोलो? हाँ, तो अब और मान लो तुमने और ग्रुप जोड़ दिया यहाँ पे, वो तो अभी और लिखवाऊंगा, चलो कोई बात नहीं। तो सब लोग ये बात मतलब इसकी व्याख्या में ऐसा लिखवाऊं, फिर तुम लोग ये नोट करोगे कि बेंजोइक की ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूह अथवा परमाणु समतलीता नष्ट कर देते हैं, जिससे कि कार्बोक्सिलेट तथा एरोमेटिक पाई क्लाउड के मध्य क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, जिससे कि उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। यस सर। वो कैसा क्रियान्वयन था? वो कार्बोक्सिलेट और एरोमेटिक क्लाउड के बीच में कैसा क्रियान्वयन था? ये कैसा इंटरेक्शन था? ये स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन था कि डीस्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन था? हाँ, तो अब मैंने इसको, इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया, तो अच्छा है ना फिर? हाँ सर। हाँ, समझे? तो क्यों ना पहले तुम व्याख्या लिख लो, उसके बाद ये नोट करोगे? बोलो दुष्ट। हाँ, व्याख्या तुम लिख लो, ऐसा व्याख्या लिखो। व्याख्या: बेंजोइक अम्ल के ऑर्थो स्थिति पर बेंजोइक अम्ल के ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूह अथवा परमाणु, बेंजोइक अम्ल के ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूह अथवा परमाणु समतलीता नष्ट कर देते हैं। बेंजोइक अम्ल के ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूह अथवा परमाणु समतलीता नष्ट कर देते हैं, जिससे कि कार्बोक्सिलेट तथा एरोमेटिक पाई क्लाउड, एरोमेटिक पाई क्लाउड बोलूं तो चलेगा कि नहीं चलेगा? ये एरोमेटिक वाले लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं, चक्कर देंगे फट्टे। तुम तो क्या लिखो, देखो कि जिससे कि समतलीता नष्ट हो जाती है। साली कितना हो गया? क्या लिखा तुमने? वापस बोलो, बोलो ना पूरा वापस बोलो। बेंजोइक अम्ल के ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समतलीता नष्ट कर देते हैं, जिससे कि कार्बोक्सिलेट तथा एरोमेटिक पाई वाले, हाँ, जिससे कि कार्बोक्सिलेट तथा एरोमेटिक क्लाउड या एरोमेटिक वाले लिख सकते हो, के मध्य क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। क्रियान्वयन मतलब इंटरेक्शन, क्रियान्वयन से आसान तो इंटरेक्शन लग रहा है, नहीं? क्रियान्वयन से आसान तो इंटरेक्शन लग रहा है, नहीं? जिससे कि कार्बोक्सिलेट तथा एरोमेटिक क्लाउड के मध्य क्रियान्वयन नहीं होने पाता है। इंटरेक्शन नहीं होगा। हाँ, इंटरेक्शन नहीं होने पाता है। अतः सुनो, अतः संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ जाता है। अतः संयुग्मी क्षार का स्थायित्व बढ़ जाता है। अतः संयुग्मी क्षार का स्थायित्व क्या लिखा दुष्ट प्राणियों? बढ़ जाता है। हाँ, तो ये बात होगा। और एक लाइन यहाँ पे और आप लिख दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्थो प्रभाव बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता में वृद्धि होती है।
ऑर्थो प्रभाव बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता में वृद्धि होती है। मतलब कहने का ये है कि अगर आपने एक ही ऑर्थो पे समूह लगाया है और आपने दोनों ऑर्थो पे समूह लगा दिया तो ज़्यादा समतलीयता नष्ट जो होगी वो दो दो समूह लगाने में होगी, इसलिए अम्लीयता का क्रम ये हो जाएगा। अरे यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखना है। ऑर्थो प्रभाव बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता में वृद्धि होती जाती है। हे बच्चों बोलिए, आपको क्या किसी को डाउट है? सर हाँ दुष्टू, सर मैं CS3 क्यों सर आपने कहा कोई भी परमाणु जोड़, एक्टिव परमाणु जोड़ दे तो कौन सा जोड़ दें? अरे कोई भी जोड़ दो ना। तो एक्टिव परमाणु नीना कौन सा आखिरी परमाणु? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अरे हे ईश्वर, तो क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ोगे तब तो इसकी जरूरत भी नहीं। अभी क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ोगे तो और अच्छा है ना। फिर क्लोरीन ब्रोमीन जोड़ोगे, हाँ हीलियम नियॉन जोड़ोगे। अरे एक मुक्का मारूंगा ना अभी खट से दांत टूट जाएगा। हीलियम नियॉन तो में रिएक्शन कर रहे हैं दुष्ट खेन के। हीलियम नियॉन क्रिया करते हैं, वो केवल जीनॉन क्रिया करता है कि नहीं दुष्ट? वो पी ब्लॉक में पढ़ोगे, जीनॉन क्रिया करता है। आखिरी गैस बोल रहा हूँ, घर क्रिया कर देगा दुष्ट। जीनॉन केवल क्रिया करता है और वो भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, बाकी किसी के साथ नहीं। अब कोई भी समूह परमाणु का यहाँ पे अर्थ है या प्लस, चाहे दान करने वाले कारक हों चाहे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक हों, दोनों ही स्थितियों में अम्लीयता बढ़ जाएगी, ये अर्थ है इसका। हाँ अब तुम बोलो। सर डाउट क्लियर हो गया आपने। हाँ वही कह रहा हूँ, चाहे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक हों, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक होते तब तो मुझे ये कुछ कहने की ज़रूरत ही ना होती कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो तो तुम ऐसे ही बता देते अम्लीयता बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कारक हों तो भी अम्लीयता बढ़ जाती है, इसलिए मुझे ये बताना पड़ा कि ऐसा होता है उसमें। तो टीएस आप लोगों ने शुरू कर दिया कि नहीं? हितेश, खुशी, महेंद्र, यस सर। सरिता, विक्रम, टीएस देखा भी कि नहीं एक बार? हाँ सर देखा पूरा। तो दोस्तों शुरू वाले क्वेश्चन तो एकदम, शुरू वाले तो ऐसे ही है ना क्वेश्चन, एकदम सस्ता वाले हैं वो तो एकदम। नीट में आता ही नहीं महंगा, तो करें क्या, वो सस्ता ही वाला तो आता है। अब इस बार से देखते कैसा होता पेपर, क्योंकि एम्स भी कंबाइंड हो गया है ना, एम्स भी कंबाइंड हो गया ना, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं समझे? हाँ हाँ सर है ना, जैसे नीट में है ना सिलेक्शन हो गया था ना, एम्स किसको मिलेगी नीट किसको मिलेगी, मतलब वो तो रैंक के हिसाब से देखेंगे ना, वो अलग से लिस्ट ही निकाल देंगे कि इतने तक रैंक वाले एम्स के लिए एलिजिबल हैं। अब फिर मान लो वो वाले नहीं लेते हैं तो फिर उसके बाद वो सीट खाली होगी, फिर उसके नीचे वाले रैंक को मिल जाएगी। अब मान लो किसी को अबुल कलाम आज़ाद वाला मिल रहा है, दिल्ली वाला, तो फिर वो एम्स जोधपुर नहीं लेगा, वो तो वहाँ का लेगा। ये नोट कर लिया सबने, बोलो ओके। अब बेटा यहाँ पे दो बातें यहाँ पे और लिखवाना चाहूँगा बच्चों। हे बच्चों, यहाँ पे मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे दो बातें ऐसे स्टार बना के लिखिएगा। यदि ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूहों अथवा परमाणुओं, यदि ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूहों अथवा परमाणुओं की प्रकृति समान हो, यदि ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूहों अथवा परमाणुओं की प्रकृति समान हो, ब्रैकेट में सभी का प्लस आई हो अथवा सभी का माइनस आई हो, प्रकृति समान हो,
सभी का प्लस आई हो अथवा सभी का माइनस आई हो। यदि ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूहों अथवा परमाणुओं की प्रकृति समान हो, प्रकृति समान हो मतलब क्या, सभी का प्लस आई हो अथवा सभी का माइनस आई हो, ब्रैकेट क्लोज। तो ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूह अथवा परमाणु का आकार बढ़ने के साथ साथ, तो ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूहों अथवा परमाणुओं का, ऑर्थो स्थिति पर उपस्थित समूहों अथवा परमाणुओं का आकार बढ़ने के साथ साथ, आकार बढ़ने के साथ साथ, सुनो अभी आना, थोड़ी देर बाद आना, ठीक है ना। आकार बढ़ने के साथ साथ अम्लीयता में वृद्धि होती जाती है। अम्लीयता में वृद्धि होती जाती है मतलब क्या, ऑर्थो प्रभाव बढ़ता जाता है, ये कहने का मतलब है। अम्लीयता में वृद्धि होती जाती है। परंतु यदि प्रकृति में अंतर हो, परंतु यदि प्रकृति में अंतर हो, ब्रैकेट में किसी का प्लस आई किसी का माइनस आई, किसी का प्लस आई किसी का माइनस आई, ब्रैकेट क्लोज। परंतु यदि प्रकृति में अंतर हो, किसके प्रकृति में अंतर हो, हाँ ऑर्थो पे जो समूह परमाणु है, ठीक है। परंतु यदि प्रकृति में अंतर हो, ब्रैकेट में किसी का प्लस आई हो किसी का माइनस आई हो, तो अम्लीयता की तुलना प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर किया जाएगा या प्रकृति के आधार पर किया जाएगा। प्रकृति दो ही तरह का होगा। तो अम्लीयता की तुलना प्रकृति के आधार पर किया जाएगा। किसके प्रकृति के आधार पे भाई, जुड़े हुए समूह को, हाँ जुड़े हुए समूह। अब चलो बोलो, ये देख लो बच्चों, ये देखो मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल टर्शरी ब्यूटाइल। विक्रम बोलो बेटा, ये सभी का कैसा प्रभाव है, प्लस आई कि माइनस आई? ओके जी। प्रकृति समान हो गया तो मैंने क्या बोला, साइज बढ़ता जाएगा, ऑर्थो प्रभाव बढ़ेगा। ऑर्थो प्रभाव मतलब कुछ नहीं, समतलीयता नष्ट हो जाना, जिससे कि एरोमेटिक क्लाउड कार्बोक्सिलेट को डिस्टर्ब ना करने पाए, बस यही मतलब है ना। मतलब तो अब अम्लीयता का क्रम या ऑर्थो प्रभाव क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो मैं ऑर्थो प्रभाव बोलूं या अम्लीयता बढ़ूं, एक ही बात है, बढ़ता चला जाएगा। किसी दुष्ट प्राणी को, अरे बोलो, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, डाउट है, बोलो तो। हाँ तो कोई बात नहीं, प्लस आई नहीं, यहाँ पे हम देख ही रहे ना, समझे नहीं। प्लस आई से क्या करना, तुम्हें तो समतलीयता नष्ट हो रहा है ना। समतलीयता ज्यादा नष्ट किस केस में होगा बोलो भाई, प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहली बात यह है कि तुम समझो कि बेंजोइक अम्ल में किस प्रॉब्लम क्या थी, जो कार्बोक्सिलेट था उसको एरोमेटिक क्लाउड से प्रॉब्लम थी। मतलब स्पाई में और कार्बोक्सिलेट में इंटरेक्शन था। वो कैसा इंटरेक्शन था, वो इंटरेक्शन था कैसा बोलो, डीस्टेबलाइजिंग, अस्थायी करने वाला। ये पाई क्लाउड कार्बोक्सिलेट के ऋण को परेशान कर रहा था। अब तुमने जब ग्रुप यहाँ पे लगाने शुरू किए तो उतना ही इसकी समतलीयता नष्ट होती गई, जिससे इसके बीच का इंटरेक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अब तो प्लेरिडिक प्रभाव तो तब देखना जब कोई दोनों का नेचर क्या हो बोलो, अलग अलग हो, वो कुछ बेसिस पे देखेंगे। जब सबका नेचर सेम है तो किस आधार पे देखेंगे बोलो, ऑर्थो प्रभाव किस में ज्यादा है। ऑर्थो प्रभाव का मतलब कुछ नहीं है, समतलीयता का ज्यादा से ज्यादा क्या होना बोलो, नष्ट हो जाना, बस। अब जैसे मान लो मैं लिखूं क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब इसमें ही बोलो, अब इसीलिए तो ये अलग से बता रहे, सुनो, ये तुम्हें पता चल रहा है क्या कि
एक तो देखो मेरी बात सुनना, एक बात बता दो तुम्हें बेटा, देखो अम्लता समानुपाती संघनी क्षार का स्थायित्व, अगर मैंने कहीं H+ हटाया है, कहीं एरोमेटिक मिला, कहीं प्रभावी अनुनाद हो रहा है, कहीं अनुनाद नहीं हो रहा है, तो अम्लता तुलना करना बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई कोई केस ऐसा होगा जिसमें हम देख करके नहीं बता पाएंगे। पहले pH मीटर से pH मापेंगे और मापने के बाद हमें एक क्रम मिलेगा और उसकी व्याख्या लिखी जाएगी। जैसे एक्सपेरिमेंट में कैसे करते हो कि ऐसा ऐसा मैंने किया है तो इस तरह से आया है, बोलो ना। अरे ऑब्जर्वेशन नहीं लिखते हो, एक्सपेरिमेंट फिर ऑब्जर्वेशन फिर थ्योरी प्रिंसिपल ऐसे लिखते हो ना। तो ऐसे इसमें ये जो ऑर्थो प्रभाव है, तुम बताओ मुझे ऑर्थो प्रभाव क्या किसी ने केवल देख के बता दिया होगा क्या? ऑर्थो प्रभाव ऐसा हुआ होगा कि ऑर्थो मिथाइल फिनॉल और फिनॉल ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड कौन ज़्यादा अम्ली? तो सबने कहा होगा बेंजोइक ज़्यादा अम्ली, बेंजोइक ज़्यादा अम्ली। क्यों? क्योंकि CH3 है, दान करने वाला है जी। फिर pH मीटर से मापा गया, लो pH मीटर से मापा गया तो pH कम किसका आया? ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड का। तो अब उसके बाद सोचा ओहो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, फिर ऐसा हुआ क्यों? तो सोचेगा अच्छा ऐसा हुआ होगा, दान करने वाला तो बढ़ाता तो है नहीं तो सारा एकदम पूरी थ्योरी ही गलत हो जाएगी, पूरा आधार ही हिल जाएगा। तो फिर उसके बाद बोला अच्छा ऐसा हुआ होगा कि ये जो ग्रुप लगाया जा रहा है ना, ये समतलीयता को क्या करता होगा बोलो, नष्ट करता होगा। तो ये तुम्हें पता चल रहा हो कि ऑर्थो प्रभाव कैसा होगा। किसी ने पहले एक्सपेरिमेंट करके बताया होगा कि ऑर्थो प्रभाव ऐसे ही जादू की तरह पहले ही बोल दिया होगा। बोलो ये एक साधारण थ्योरी है या एक्सपेरिमेंटल थ्योरी लग रही है तुम्हें? पहले तो ये बताओ मुझे। हाँ वही बात मैं कह रहा हूँ, इसीलिए इसी थ्योरी में बताना, अदरवाइज तो नॉर्मली तो अम्लता वैसे ही तुलना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें तुम बताओ क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड सबका प्रभाव -I है, बोलो हाँ। कौन बड्डा है? कौन बड्डा है? I की Cl। अब I बड्डा है तो समतलीयता ज्यादा नष्ट करेगा, अम्लता क्या होगी बोलो, बढ़ जाएगी, खत्म बात। हाँ एक चीज और राहुल एक मिनट, एक चीज और। अब मैंने बोला अगर प्रकृति भिन्न भिन्न हो तो फिर तो आप जैसा जानते हो, जैसे Cl और जैसे यहाँ पे लगा दिया मैंने COH और CH3। अब बताओ ऑर्थो पे जो समूह हैं उनकी प्रकृति भिन्न है कि सेम है? तो प्रकृति के आधार पे करो, इसका -I इसका +I। हाँ बस ऐसा देख लो। तो ऑर्थो प्रभाव में ये देखना पड़ेगा बेटा आपको। ये दिख रहा है कि नहीं तुम लोग दुष्ट? कुछ इधर उधर हो गया लग रहा है, धुंधला दिख रहा है। हाँ राहुल बोलो। ये बेंजोइक एसिड पर ही लगाना है खाली, और तो प्रभाव के जो भी जुड़े सब। क्या कह रहे हो मुझे? मतलब ये बेंजोइक पर COOH है, ऐसा समूह दिखे कहीं पे तो भी लगाना है मतलब। अच्छा तुम कह रहे हो कि ऑर्थो प्रभाव कहाँ पे लगेगा ये बोल रहे हो? हाँ ये कहीं के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर बेंजोइक अम्ल, यह सिर्फ बेंजोइक अम्ल के लिए है। इसीलिए शुरुआती स्टेटमेंट की कहाँ से हुई है बोलो, यदि बेंजोइक अम्ल की ऑर्थो स्थिति पर। तो बेंजोइक अम्ल का मतलब ये, बेंजोइक अम्ल का मतलब केवल ये बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक नहीं, मैं एरोमेटिक वलय पे अगर COH जोड़ दूंगा वो सब बेंजोइक और उसके परिवार के सदस्य हैं। ये किसके लिए है नियम बोलो, सब लोग बोलो मुझे बताओ। जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो एरोमेटिक पे, यह नियम किसके लिए है? तो एकदम सही पूछ लिया तुमने, नहीं तो फिर तुम फिनॉल पे भी लगा देते, कहीं भी लगा देते। यह नियम किसके लिए वापस बोलो? यह नियम नहीं, यह नियम वहां के लिए है जब कार्बोक्सिलिक एरोमेटिक वलय से जुड़ा हो। चलो जी ये तो हो गया ऑर्थो प्रभाव जी। अब बच्चों आप कहो तो
मैं ऑर्थो प्रभाव का एक प्रश्न आपके सामने रखूं? Yes, sir. Sir. यस सर। यस सर। तो चलो जी, अब ये बताना आप जरा। PVC आया हुआ है क्या? हाँ, इसीलिए तो एकदम लेटेस्ट वाला है, लेटेस्ट। इतने में आया सर। ना ना, ये कैसे बताऊंगा मैं? दुष्ट, मुक्का मार दूंगा, दांत टूट जाएगा। ये थोड़ा ना बताऊंगा अभी, वो तो तुम्हें भेजूंगा तो पता चल जाएगा ना दुष्ट। ये तो मैं एक बार ऐसे ही करा दे रहा हूँ, जिससे कि कई बार ऐसा होता है ना कि एक दो बार कर लेते क्वेश्चन तो अच्छा रहता है। नीट में क्वेश्चन क्या होता है, जेई वाले रिपीट हो जाते हैं, सिंगल चॉइस वाले। तुम लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? आपने बताया सर। हे भगवान, किसी ने और बताए? तुम लोग जानते नहीं हो क्या? तुम लोग के सीनियर या कोई भी किसी ने नहीं बताया क्या? जानते नहीं हो क्या? दुष्टों, जेई के क्वेश्चन, जेई मेन के क्वेश्चन जो आते होते हैं ना, वो रिपीट हो जाते हैं नीट वाले में। हाँ, ये जान लेना आप। अच्छा ये बताओ खुशी, तुम भी फिजिक्स वाला नहीं पढ़ रहे हो? फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हो खुशी? नो। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है? समझ नहीं आ रहा बेटा? मारवाड़ी तो नहीं, मारवाड़ी में तो नहीं बोल रहे हैं? नो सर। अरे वो सर को कह रहे हैं, समुद्र सैन। नो सर, सही बोलते हैं। बहुत अच्छी रहती है। हाँ, नहीं मारवाड़ी मुक्का मारूंगा मैं, वो तो अच्छी रहती है, लेकिन अब इसमें क्या करें? अब ये अम्लीयता बतानी भाई, देखो अब इसमें सारे कारक देखोगे तुम। प्लस आई वाले। नहीं, प्लस आर वाले, फिर वे सब देखोगे, ऑर्थो प्रभाव वाला भी देखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और ये क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सर फर्स्ट 2016 जेईई एडवांस, एडवांस में हुए सर। तो उसमें भी तो सिंगल चॉइस आते हैं ना कुछ दुष्ट? उसमें सिंगल, मोर देन वन, मैट्रिक्स मैच, इंटीजर, पैसेज, वो सब और पता नहीं क्या बहुत सारा पूछ लेते हैं। मैंने 132%। तो देखो बेटा, तब तुम लोग ही बताओ ना, सब लोग बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग ऑर्थो प्रभाव पढ़ रहे हो, खुशी बोलो सबसे ज्यादा ऑर्थो प्रभाव कहाँ पे दिख रहा है? 1%। फर्स्ट पे सर। हाँ, तो सबसे ज्यादा जीत गया भाई, जीत गया, फर्स्ट वाला जीत गया। चलो फर्स्ट वाला जीत गया। अब उसके बाद बोलो, अब मुझे बताओ OH का प्लस आर कहाँ पे लागू नहीं हो रहा है? OH प्लस, नहीं चलो कोई बात नहीं, तुम सेकंड को भी छोड़ो, और कहाँ पे ऑर्थो प्रभाव दिख रहा है ये बताओ। थर्ड में सर। तो पहले के बाद तीजा हो गया, चलो पहले के बाद तीजा। अब दूसरे और चौथे में कैसे तुलना करूं? मैंने बताया था, यदि अब इसमें तो ऑर्थो नहीं है ना, सरिता बोलो, अब इसमें ऑर्थो नहीं है। तुम देखो ऑर्थो पे हो तब ना ऑर्थो हो दुष्ट। अब दूसरे में चौथे में देखोगे तो देखो प्लस RH वाले अम्लीयता को घटाते हैं, यदि ऑर्थो पैरा पे हो तो अम्लीयता को ज्यादा घटाते हैं। अब ऑर्थो पैरा पे हो तो अम्लीयता को ज्यादा घटाते हैं। थर्ड भी कम होना चाहिए था, लेकिन थर्ड में तो एक नया चीज आ गई ना कि बेंजोइक अम्ल में है तो अगर वो क्या होगा, ऑर्थो प्रभाव आ जाता है, इसलिए वो बात लागू नहीं हो रही है। लेकिन पैरा वाले में और मेटा वाले में बोलो, पैरा वाला और मेटा वाला कौन ज्यादा अम्ली होगा? मेटा वाला। सलोनी बोलो। यस सर। और मेटा पे प्लस आर लागू नहीं होगा, फोर्थ में पैरा पे है, लागू होगा प्लस आर। लेकिन अब बच्चे के मन में आएगा कि सर आपने बताया था कि प्लस आर वाले अगर ऑर्थो पैरा पे हो तो अम्लीयता ज्यादा घटती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बेंजोइक अम्ल में ऑर्थो स्थिति पे अगर हो तो वो बढ़ जाती है, इसलिए तो मैं अलग से ऑर्थो प्रभाव बता रहा हूं। यस सर। बाकी सभी में वही बात थी। बाकी सभी में क्या होता, अगर ये होता मान लो तो मेटा की अम्लीयता ऑर्थो पैरा से ज्यादा होती। बाकी किसी भी केस में मेटा की अम्लीयता ऑर्थो पैरा से ज्यादा होती अगर प्लस आर वाला होता तो।
ये तो बेंजोइक अम्ल में ऐसा हो रहा है, क्योंकि बेंजोइक में ऑर्थो पे कोई भी समूह हो, चाहे प्लस आर हो, चाहे माइनस आर हो, चाहे प्लस कोई भी, तो अम्लता क्या होती है, बढ़ जाती है। हाँ बेटा बोलो। इसका टर्म क्या होगा, फर्स्ट थर्ड सेकंड और फोर्थ? तो अब इसका सही जवाब जो हुआ फर्स्ट के बाद फिर हो जाएगा आपका थर्ड, सेकंड और फोर्थ। थर्ड के बाद हो जाएगा सेकंड, और सबसे कम होगा फोर्थ। तो ये हो गया आपका सही जवाब, ये देख लीजिए। हाँ जी, मैंने सही किया था सर। तो नहीं, सलोनी बोलो, सरिता, खुशी, विक्रम, हितेश, महेंद्र, यस सर, सही किया था। विक्रम बोलो बेटा। यस सर। नहीं तो अरे कोई जरूरी है एक ही बार में एक ही क्वेश्चन सब ने कर दिया तो नहीं तो ही, अरे मतलब समझ में बात तो आ गई ना क्या हो रहा है। और हाँ तो क्यों ना ऐसे ही एक दो और अगर मैं कर लूँ, ऑर्थो प्रभाव से रिलेटेड कोई ऐसा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन एक बार थोड़े से और कर लें तो अच्छा रहेगा। फिर फैक्ट वाले दोस्त कौन चीची बात कर रहा है, दांत तोड़ दूंगा, ये मिटा दिया जाए। यस सर। खुशी यस सर। मिटा देना, ठीक है। अब बेटा देखिएगा जरा, एक और क्वेश्चन लिखता हूं, इसमें गौर, क्वेश्चन नंबर 2, ये थोड़ा सही रहेगा। नहीं मैं नहीं बोलूंगा अभी, पहले क्वेश्चन लिखूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिख रहा हूं, नहीं मैं नहीं बोलूंगा, मैं पहले क्वेश्चन लिखूंगा। अब ऑर्थो प्रभाव हर जगह लागू, ऐसे कोई ऑर्थो प्रभाव में किसके लिए बताया था, बोलो आप राहुल। जब एरोमेटिक रिंग पे क्या जुड़ा हो, बोलो जल्दी बोलो। हाँ, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हो, बाकी नहीं है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने लगा दिया जी Cl, और फिर उसके बाद हो गया आपका ये जी, हो गया आपका कार्बोक्सिलिक हो गया जी, और वो भी ऑर्थो पे हो तो अब जानते ही हो, ये कार्बोक्सिलिक और ये CH3। हाँ ये है, ये हो गया आपका पहला, ते दूजा, ते तीजा, ते चौथा। चलो जी, कौन है दुष्ट? राहुल बाजार मत, राहुल। आप बोलो। सर आपसे गाना नहीं होगा सर। अरे पहले चैप्टर तो खत्म होने दो यार, इतने सारे चैप्टर हैं। थर्ड और नेक्स्ट पर बेटा इसमें दो तरह के ग्रुप दिख रहे हैं आपको। सर एक सही नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख दे रहा हूँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भी लिख रहा हूँ मैं एक। सारे फिनॉल ठीक है, Cl CH3 या नॉट। अब ये ऑर्थो प्रभाव से नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। पहले ये दो करो फिर। हाँ बोलो भाई, फर्स्ट कौन बताएगा, 1 मिनट जिससे पूछा जाए, कौन बताना चाहेगा पहले? समुद्र सिंह, नहीं आपने एक बता दिया है, आप मत बताइए।
खुशी, हितेश, महेंद्र। यस सर। हाँ खुशी, चलो खुशी बताओ, फर्स्ट वाले का आंसर बताना चाहोगे? सर थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट नहीं, थर्ड एक मिनट रुको, एक मिनट, थर्ड क्या बोला खुशी, बोलो वापस। सर थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। थर्ड, फोर्थ, सेकेंड, फर्स्ट, बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए। यस सर। देखो तुम लोग क्या देखोगे, भाई बच्चा देखेगा ना यहाँ विड्रॉइंग है, यहाँ डोनेटिंग है, लेकिन देखो ये फिनॉल है और ये फिनॉल है, ये कार्बोक्सिलिक है। तो चलो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताया जाए कि फिनॉल में और कार्बोक्सिलिक में कौन ज़्यादा अम्लीय होते हैं? तो पहले तो ये फिनॉल वालों तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, दूर हटो। अब थर्ड और फोर्थ में आ जाओ, ये बेंजोइक और ये बेंजोइक, आप बताओ इसमें CH3 बोलो ना, CH3 कैसा है, दान करने वाला? दान करने वाले अच्छे नहीं है, तो थर्ड सबसे ज्यादा होगा, फिर फोर्थ हो जाएगा। अब फर्स्ट सेकेंड दोनों में OH है, कोई बात नहीं, फिनॉल है, Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो 2 फिर 1, ठीक है। अब चलो थर्ड कौन बताएगा? तो क्या आप लोगों ने कर लिया था ये ऐसा? मैं बताऊं सर? हाँ राहुल, चलो तुम ही बता दो राहुल, चलो। थर्ड फर्स्ट। हेलो। हाँ हेलो, मैं सुन रहा हूँ। एक मिनट, 1 2 रुक जाओ, 3 लिखने दो, 3 4। हाँ आप बोलो। थर्ड हाँ फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। बिल्कुल सही जवाब, आप जीत गए वंस अगेन। तुम लोग तो जीत गए, तुमने भी सही कर दिया होगा, क्या दिक्कत क्या है? देखो NO2 -R, ये HC करता है, ये +R करता है, और ये तो दुष्ट जितना देता नहीं उससे ज़्यादा खींच लेता है, तो खींचने वाले 2 इसमें हैं, थर्ड और फिर फर्स्ट हो जाएगा। ये भी दान करता है, ये भी दान करता है, दान करने वाले दोनों अच्छे नहीं, तो ये +R से दान करता है, जब ज़्यादा दान करेगा तो +R HC में ज़्यादा प्रभावी कौन है? +R है, ज़्यादा दान करेगा तो अम्लता और कम हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा। चलो समझ गए क्या सब लोग ये बात? हाजी दसो, हाँ तो ये जान जाओगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और पूछ लूँ क्या मैं? यस सर। एक और पूछ लूँ या नहीं? लाइन अब DPS में दे देंगे, ज़्यादा सही, TR में भेज देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा ना। नहीं सर, एक पूछ लो अभी। अच्छा एक पूछ लेता हूँ, चलो जी पूछ लेते हैं। इसमें बच्चों एक कार्बन है, इस पे है जी कार्बोक्सिलिक, और उसके बाद है जी इस पे एक NH3+, और फिर इससे जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 CH2, 1 CH2, 2 CH2, 3 CH2, 4 CH2, और फिर है ये NH3+। और इससे लिखा गया है, ये हाइड्रोजन X वाला है, ये Y वाला है, और ये Z वाला है। सबके पास हाइड्रोजन ना, अम्लीय हाइड्रोजन है ना, N के पास भी अम्लीय हाइड्रोजन है, मतलब NH, ये भी अम्लीय ग्रुप है, ये भी अम्लीय ग्रुप है, ये भी अम्लीय ग्रुप है, इसकी अम्लीयता व्यवस्थित करनी है। X is Z to right. सर X Z Y सर। X Z Y। तुम लोगों ने क्वेश्चन ये किया हुआ है क्या? दुष्टों लग रहा है मुझे ऐसा। Yes sir, आप ऐसे ही पढ़ाते हो। अरे फट्टेबाजी फिर करने लगे, सबका मार दूंगा, टूट जाएगा। नहीं सर, पट्टेबाजी नहीं, रियल। NH3+, दो तो दिख रहे हैं। अब मुझे बताओ NH3+ और कार्बोक्सिलिक में सरिता बोलो कौन अम्लीय ज्यादा होगा, कार्बोक्सिलिक या NH3+? बताओ। अरे कार्बोक्सिलिक है ना, तो कार्बोक्सिलिक को तो भूलते ही अम्ल हो ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल। खुशी बोलो हितेश, कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो सबसे ज्यादा तो X हो जाएगा, और X के बाद
अब आप बताना, दो बचे, ये भी NH3 प्लस, ये भी NH3 प्लस, और मुझे कोई भी बताए कि सबसे ज़्यादा तो कार्बोक्सिलिक हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि H प्लस हटाने के बाद ये अनुनाद के द्वारा स्थायी होगा। अब मुझे बताओ NH3 प्लस और NH3 प्लस है, कार्बोक्सिलिक कैसा नेचर लगता है? सरिता बोलो, कार्बोक्सिलिक माइनस आई होता है कि प्लस आई होता है? माइनस आई। हाँ, जितने भी विद्युत ऋणाई होते हैं वो माइनस आई होते हैं। तो इसके परिप्रेक्ष्य में जब मुझे देखना है तो ये माइनस आई वाला ग्रुप है, ये इस NH3 के पास है और उस NH3 से दूर है। तो माइनस आई वाला दूर, जब माइनस आई वाला पास में होगा तो इसकी अम्लीता ज़्यादा बढ़ाएगा, दूर है उससे तो कम बढ़ाएगा। तो ये क्रम हो जाएगा X, फिर होगा Z और फिर ये Y, ये क्रम हो जाएगा। देखो यस सर। बोलो, ऐसा किया तुम लोगों ने दोस्तों कि नहीं? अब मेरा मन कर रहा है एक और पूछ लूं, मैं एक और पूछ लेता हूं। चलो, ये बेटा सब लोग समझ पाए कि नहीं, बताओ मुझे एक बार। सलोनी, सब लोग, विक्रम बोलो, महेंद्र, महिपाल, बेटा महिपाल बोलो, समझ में बात समझ में आई कि नहीं? बोल देना एकदम, और नहीं तो कोई टेंशन नहीं, अभी TR तो भेजूंगा ही, उसमें कितने सारे क्वेश्चन होंगे। तुम हैं TR नहीं, TR में प्रैक्टिस हो जाएगा, जिसको समझे नहीं थोड़ा, ये तो वैसे हो जाता है ना, प्रैक्टिस से हो जाता है। अब एक और एकदम सस्ता क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, लिखूं? चलो जी, एकदम सस्ता वाला क्वेश्चन, ये है सस्ता, महंगाई के ज़माने में सस्ता क्वेश्चन। देखो ये है, ये तुम लोगों को नीट वाला नहीं, मैं ये नीट में जेई वाला नहीं, नीट वाला क्वेश्चन, मतलब जेई में आया है लेकिन नीट वाला क्वेश्चन नहीं, जेई के रूप में नीट वाला क्वेश्चन। ये हो गया NO2 और ये हो गया OH और NO2, एकदम सस्ता, मतलब इससे सस्ता क्या होगा, बस इतना बोल रहा हूँ। अभी कोई बोलेगा नहीं आंसर, नहीं पीटूंगा, सब लोग अपने मन में आंसर लिखेंगे, रखेंगे, अब फिर मैं आंसर बताऊंगा तब चेक कर लेंगे। अदरवाइज एक कोई बता देता तो फिर बाकी सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ये होता है। इसलिए क्वेश्चन जब कभी भी बताया जाए ना, पूछा जाए, तो आंसर रखो, फिर उसके बाद सब लोग कर लो तो बोलो सर अब आप आंसर बताइए, हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो फिर सबका मतलब एक बार हो जाएगा। अदरवाइज एक बार आंसर बता दिया तो फिर तो उसी के हिसाब से दिमाग चलने लगता है। यस सर, हो गया, आप बता। बट अभी रुको ना, सबको करने दो ना पहले। और कोई इसमें देखें है क्या? नहीं है। अरे बेटे देखना, इसमें मच्छर आ रहा है। आदि इन लोगों से बोलो कि आप लोग TS सॉल्व कर लेना, बोलो TS सॉल्व कर लेना। आप लोग TS सॉल्व कर लीजिएगा। हो गया जी। आप लोग TS सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखो, बोल भी नहीं पा रहा है, TS पता नहीं। अरे छोटे से ऐसे ही बहुत बदमाश हैं। अच्छा नहीं, बदमाश नहीं है, बदमाश। हाँ बोलो। हाँ हो गया ना, आंसर बता दो बेटा। राहुल बता। सबसे ज्यादा होगा फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड। क्या ऐसा आप लोगों में देखो किसी ने सॉल्व किया? ये एसिडिटी का ऑर्डर होगा। राहुल बोलो। खुशी सर आप नकल करते हो हमारी। सही है। सलोनी, महिपाल, यस सर। सरिता, विक्रम, ठीक है। तो समझी गए होगे, माइनस आर वाला पैरा पे है, इसमें माइनस, इसमें दान करने वाला है, तो ठीक है, ये बन जाएगा। तो चलो ठीक, ये थोड़े से हो गए क्वेश्चन। अब ऑर्थो प्रभाव के बाद बेटा नेक्स्ट जो बात इसमें है, तो अम्लिता आज खत्म कर दें क्योंकि फिर नेक्स्ट टर्म में क्षारीयता होगी,
अम्लिता का STR भी भेज दूंगा आपको। अब बच्चों सुनिएगा जरा, इसमें है नेक्स्ट जो वो है कुछ खास कुछ फैक्ट में सक्रिय मिथाइलिन समूह, सक्रिय मिथाइलिन समूह, सर हेडिंग है कि लाइन है? हाँ हेडिंग है एक बेटा, अरे मतलब छोटे छोटे हेडिंग, जैसे ऑर्थो प्रभाव था वैसे सक्रिय मिथाइलिन समूह तथा कार्बन अम्ल, तथा कार्बन अम्ल, कार्बन अम्ल, ठीक है ना। सक्रिय मिथाइलिन समूह को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप भी बोलते हैं, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन बोलूं चाहे सक्रिय मिथाइलिन समूह बोलूं, एक ही बात है, ठीक है ना। अब इसमें बेटा देखिएगा जरा, गौर फरमाइएगा। हे बच्चों, अगर एक ऐसा CH2 हो जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक से जुड़ा हो, अच्छा है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक से जुड़ा हो, वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारक ग्रुप जो हैं वो दोनों तरफ सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे CO CO है, CO कोई जरूर नहीं CO CO है, CN हो सकता है, NO2 हो सकता है, PR3+ ये हो सकता है, आदि देखना मच्छर काट, बाहर जाइए आप, PPR3 हो, या फिर SRA+, इस तरह का कोई भी ग्रुप हो, C डबल बॉन्ड हो, OR, ऐसा ये कोई भी ग्रुप हो, बीच में CH2 हो और दोनों तरफ क्या होने चाहिए बोलो, -R, इधर भी क्या होना चाहिए, -R, और वो -R कौन से होने चाहिए, इनमें से कोई भी, CO, CN, NO2, P+, S+, COR। तो फिर ये CH2 क्या कहलाता है बोलो, दिस CH2 इज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, मतलब इसी CH2 को फिर क्या कहते हैं बोलो, सक्रिय मिथाइलिन समूह या अम्लीय मिथाइलिन समूह। सक्रिय मिथाइलिन समूह मतलब अम्लीय मिथाइलिन समूह। अब इसका मैं एक उदाहरण जो कोट करना चाहूंगा वो यहीं पे देखो, बताना चाहूंगा। जैसे ये मैंने यहां पे नहीं, यहां पे लिख रहा हूं, देखो जरा ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसे आप कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं बेटा, बोलो बोलो जल्दी से, एसीटोन। क्या कहते हो, एसीटोन। अगर मैंने एसीटोन को एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया तो इसे बोलोगे आप क्लोरो एसीटोन। क्या बोलोगे, क्लोरो एसीटोन, बोलो भाई क्लोरो एसीटोन, ठीक है। अगर क्लोरो हटा के मैंने फ्लोरो लगा दिया तो फ्लोरो एसीटोन। क्या, फ्लोरो एसीटोन। अगर मैंने ब्रोमीन लगा दिया तो बोलो जल्दी से, ब्रोमो एसीटोन। और अगर मैंने यहां फलाना लगा दिया तो बोलो भाई फलाना एसीटोन। हाँ, और फलाना हटा के मैंने अगर यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप लगा दिया, CH3CO को एसिटाइल कहते हो, तो इसे कहेंगे एसिटाइल एसीटोन। एसिटाइल एसीटोन का फार्मूला बहुत आसान है याद करना, बीच में CH2 होगा और एक तरफ COCH3, और CH2 समझो आईना है और इधर भी क्या बन जाएगा, COCH3। बोलो ना, Yes sir. मतलब CH2 है, इधर भी COCH3, इधर भी COCH3, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो ये एसिटाइल एसीटोन है। अब किसी भी, अगर मैं कहता हूं ये CH2 अम्लीय है, तो कोई भी अगर तुमसे नॉर्मली अम्लीय है ऐसा बोला तो मतलब अम्लीय है कहना, संयुग्मी क्षार स्थायी होगा, अम्लीय है संयुग्मी क्षार स्थायी होगा, यही मतलब हुआ ना अम्लीयता का। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर CH2 को मैं अम्लीय बोल रहा हूं तो मैं H+ हटाऊंगा, और H+ हटाने के बाद खुशी कैसा आवेश आएगा इस CH3 पे, ऋणावेश, और ऋणावेश आ जाएगा। और फिर उसके बाद तो क्या बात है, देखो ये -1σ नेगेटिव 1σ। अब बोलो ये अनुनाद के द्वारा स्थायी हो रहा है कि नहीं, बोलो स्टेबल हो रहा है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन, प्रति संयुग्मन, दोनों तरफ अनुनाद हो रहा है। तो ये अगर स्टेबल है तो H+ क्या रहेगा बोलो, फ्री, और
फिर इसी ऐसे ही CH2 को हम क्या कहते हैं बोलो, ऐसा CH2 ही एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कहलाता है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? यस सर। सरिता बोलो बेटा, ये बात समझ रहे हो कि नहीं? कितना आसान है, सैंडविच जैसा दोस्त। बीच में CH2, दोनों तरफ -R, CN, CO, CO, NO2, 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 CO, NO2, CN, कोई भी -R वाला ग्रुप हो, बस ऐसा। लेकिन यहां पे ये ग्रुप नहीं हो सकते। देखो CH डबल बॉन्ड CH2 ना विद्युत ऋणी वाले होने चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड CH ना। ऐसे ग्रुप से अगर सराउंडेड होगा, अगर बीच में CH2 हो और अगल बगल क्या हो बोलो, C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C, वैसे CH2 को हम एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं कहेंगे। हाँ ये कह रहा हूं। तो लिखो ऐसा CH2 CH2 का मतलब ही होता है मिथाइलिन। ऐसा CH2 जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारकों से घिरा हो मतलब दोनों तरफ होगा वो, इसलिए ऐसा CH2 जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारकों से घिरा हो, उसे सक्रिय मिथाइलिन समूह कहते हैं। ऐसा CH2 जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले कारकों से घिरा हो, उसे सक्रिय मिथाइलिन समूह कहते हैं। अब ये जो मैंने लिखा उतना नोट कर ले, तब इसमें मुश्किल से 5 मिनट और है, 5 मिनट का है बता दूंगा, और नेक्स्ट 7 मिनट का 5 मिनट का है जिसमें ये एसिडिटी खत्म हो जाएगी तो TR भेज दूंगा, और फिर बेसिसिटी की शुरुआत की जाएगी, कैसे बेसिसिटी तुलना करेंगे। और हाँ, उसे सक्रिय मिथाइलिन समूह लिखा हुआ बोर्ड में, सक्रिय मिथाइलिन समूह कहते हैं, सक्रिय मिथाइलिन समूह कहते हैं। अच्छा, मैंने एक हितेश नहीं, महेंद्र, यस सर। महेंद्र मुझे लग रहा है कि मैंने फीस के लिए बोला था, अब तो फीस तो दे दो दोस्तों। हाँ सर, मैं सर कहूँगा सर, पापा से पेमेंट करूँगा सर। हाँ आज कर देना, फिर दूसरा मंथ भी ऐसे से आ जाएगा, फिर वो वैसे इस समय इतना मैं बोलता नहीं, मैं सही बताऊँ, ये सब ऐसे थोड़े थोड़े इसके लिए मैं तो। लेकिन अभी इस समय सही में, मतलब इस समय क्या चल रहा है, लॉकडाउन है, सबको दिक्कत है, सबको आती है। यस सर। तो ये बात है, बाकी तो क्या है। उतार लिया सर। बेटा सब लोगों ने अगर नोट कर लिया तो फिर मैं बता दूं, और द नेक्स्ट पॉइंट बताऊं इसमें। हाँ नोट कीजिए, नोट कीजिए। OH और OR में किसका प्लस R ज्यादा है, सरिता बोलो। नहीं, जिससे पूछा जाए वही बोलो। OH OR में किसका प्लस R ज्यादा? बोलो, वो बता दिया ना तुम। हाँ नहीं तो तुम बोलने, सुनो, कोई भी अगर कोई माध्यम नहीं बोलता है तो अपने मन से मान के चलना, कोई माध्यम ना दिया हो तो क्या मानते हैं, जलीय माध्यम। तो इसलिए तुम OH ही बोलना, OH का प्लस R, ठीक ना। तो OH का प्लस R। चलो, प्लस R HC वाले ऑर्थो पैरा निर्देशक होते कि मेटा निर्देशक? ये मिटा दिया जाए अब, हितेश, ठीक है। अब बेटा एक बात और यहां बताना चाहूंगा, ऐसे कोई भी चक्रीय यौगिक जिनसे H+ निकालने के बाद आपको एरोमेटिक संयुग्मी क्षार मिले तो उस CH2 को भी हम क्या कहेंगे बोलो, सक्रिय मिथाइलिन समूह बोलेंगे। पहले एक एग्जांपल और बता दूं तब बोलूं। अब जैसे मान लो आपके पास सक्रिय मिथाइलिन समूह बहुत सारे गिवन है और उनकी अम्लीयता बतानी है। देखो
HCH2 C डबल बॉन्ड O और H। बोलो सक्रिय मिथाइलिन समूह है कि नहीं इसमें, देख लो यस सर। बीच में CH2 दोनों तरफ, ठीक है कोई बात नहीं जी। अब यहाँ पे मैंने लगा दिया CH3 C डबल बॉन्ड O और CH2 C डबल बॉन्ड O H। यहाँ पे मैंने क्या किया जी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। राहुल, राहुल सो तो नहीं गए? राहुल, दादा मोहन CH2 C डबल बॉन्ड O O CH3 और एक बेटा मैं लगा रहा हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O Cl C डबल बॉन्ड O Cl। इसकी अम्लीयता K1 है, इसकी अम्लीयता K2 है, इसकी अम्लीयता K3 है, इसकी अम्लीयता K4 है, इसकी अम्लीयता K5 है। मतलब ए लिखना चाहिए था, लिखा नहीं। समझ गए क्या तुम लोग? अरे बोल लो ना। अब आपको बताना अम्लीयता किसकी ज़्यादा है। तो सब में सक्रिय मिथाइलिन समूह है कि नहीं? दुष्ट बोलो। राहुल, विक्रम, बोलो भाई, महिपाल, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अब तुलना करना है तो मैं कैसे तुलना करूँ, तो मैं देखूंगा। मैंने बताया था ना, तुलना करते समय जो सेम सेम है उसे कट कट कर देना। तो क्यों ना तुम ऐसा करो, ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि इतना पोर्शन सब में क्या है, सेम सेम कट कट, ये देखो ये सारा सेम सेम कट कट है कि नहीं, इतना बताओ। अब मैं अंतर देखूंगा, इसमें दोनों तरफ H है। सुनो दो, मैंने पहले मुझे बताने दो। H दोनों तरफ है, ना दान करता है ना खींचता है, अच्छा है ठीक है। CH3 आ गया, बोलो भाई CH3, सब लोग जवाब देंगे। हितेश, CH3 दान करता है कि खींचता है इलेक्ट्रॉन? दान करने वाले अम्लीयता के लिए अच्छी बात नहीं है। दोनों तरफ CH3 आ गया, अच्छी बात नहीं है। OCH3 आ गया, OCH3 का देखो प्लस R अनुनाद से दान करेगा, ये तो और दान कर रहा है दुष्ट। और Cl है, Cl जितना देगा नहीं उससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच लेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो फिर अम्लीयता क्या होगी, बढ़ेगी कि नहीं बोलो? तो सबसे ज्यादा हो जाएगा K5, फिर K1, फिर K2, फिर K3, फिर K4। तो अम्लीयता का ये सही क्रम होगा। दुष्टूज समझ रहे हो बात? तो ये पता चल जाएगा, बहुत आसान है सर, ठीक है ना। ये नोट कर लीजिए, नोट कर लिया तो बताइए आगे बढ़ जाएं। हाँ सर, कर दिया सर। हाँ तो अब, हाँ हितेश बेटा कर लिया नोट? सर करने दो 1 मिनट। विक्रम, सर आपको तो कैमरा खराब आ रहा है सर नोट करना 1 मिनट। क्या कर रहे हो बेटा? महेंद्र कुछ कह रहे थे? हाँ सर, दुर्गा सर आ रहा है सर उनका सर। अच्छा दुधला आ रहे हैं, हाँ सर। दुष्ट कैसे दुधला रहा है? तो हमारे मैं इधर उधर घूम रहा हूँ ना, तो कैमरा लग रहा है कि इधर उधर हो जा रहा है। अब बोलो, यस ठीक है सर। चलो हमारे साथ आ रहे। चलो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा अब 5 मिनट और है। देखो ये हो गया। अब बेटा एक स्टार बना के लिखिएगा, यदि किसी चक्रीय यौगिक से के, यदि किसी चक्रीय यौगिक के, यदि किसी चक्रीय यौगिक के CH2 से, यदि किसी चक्रीय यौगिक के CH2 से H+ निकालने के बाद, यदि किसी चक्रीय यौगिक के CH2 से H+ निकालने के बाद, यदि किसी चक्रीय यौगिक के CH2 से H+ निकालने के बाद एरोमेटिक संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है, एरोमेटिक संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है, एरोमेटिक संयुग्मी क्षार प्राप्त होता है। तो ऐसे CH2 को भी, तो ऐसे CH2 को भी सक्रिय मिथाइलिन समूह माना जाएगा। तो ऐसे CH2 को भी सक्रिय मिथाइलिन समूह माना जाएगा।
हे बच्चों जरा गौर फरमाइएगा, बच्चों ये बात समझ में आ गई? ओ बच्चों, जो स्थाई, अब भाई सक्रिय मिथाइलिन समूह का मतलब क्या समझे थे आप? यही ना कि CH2 से H+ निकालने के बाद क्या होना चाहिए बोलो? संयुग्मी क्षार क्या होना चाहिए? स्थायी होना चाहिए। चलो ठीक है जी। अगर मान लो मैंने ऐसा कोई लिखा होता CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ऐसे CH2 को सक्रिय मिथाइलिन समूह मानते कि नहीं मानते बोलो? नहीं कहते, नहीं कहते, ठीक है। लेकिन ऐसे को बोलेंगे, देखो H+ हटाऊंगा, निगेटिव चार्ज पाऊंगा, देखो निगेटिव चार्ज पा गया मैं। निगेटिव चार्ज पाने के बाद ओहो, ये तो एरोमेटिक बन गया दुष्ट, ये तो एरोमेटिक बन गया ये तो एरोमेटिक बन गया, ये देखो एरोमेटिक बन गया दुष्ट। एरोमेटिक बन गया तो अच्छा है कि बुरा है बोलो? जो स्थायित्व वो लोग, वो जो स्थायित्व वो CO NO2 NO2 से पाते थे, वो स्थायित्व ये एरोमेटिसिटी से पा रहा है, तो क्या दिक्कत है? तो ऐसे CH2 को भी हम क्या कहेंगे बोलो? ऐसा CH2 भी क्या कहलाएगा बोलो? सक्रिय मिथाइलिन समूह कहलाएगा, क्योंकि ये स्टेबल है। देखो स्टेबल है क्योंकि ये क्या है बोलो? एरोमेटिक है बोलो, ठीक है। अब इसमें देखो ये बीच वाला CH2 भी देखो, H+ हटाऊंगा और फिर ये गाना गाएगा, मैं तो एरोमेटिक बन गया, ये देखो एरोमेटिक बन के ऐसे तन गया, ये देखो 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 दुष्ट, ये देखो एरोमेटिक। देख रहे हो कि नहीं तुम लोग एरोमेटिक कैसे बनाई है? ये बीच वाला रिंग देख रहे हो ना, ये देखो। राहुल, राहुल कहाँ गया? राहुल, हाँ ये देखो एरोमेटिक बन गया। मैं तो एरोमेटिक बन गया। हाँ, तो अब ये देखो एरोमेटिक, तो ऐसे CH2 को भी सक्रिय मिथाइलिन समूह बोलेंगे। जबकि अगर ये यही डबल बॉन्ड बाहर रहेगा ना बोलो, तब सक्रिय मिथाइलिन समूह नहीं बोलेंगे, क्योंकि H+ निकालने के बाद एरोमेटिकता उत्पन्न नहीं होगी। ये नोट कर लीजिए। चलो ठीक, ये नोट कर लीजिए बेटा। सर नोट कर दिया सर। नोट कर लिया बेटा। अब एक चीज और, हे बच्चों, अगर मैं बोलूं कि ये जो एसिटिक अम्ल है ये कैसा अम्ल है, क्या नोट कर रहे हो? अभी नोट करना है आप लोग अभी? हाँ हाँ बोलो, नोट कर लिया है तो? करना है सर। चलो ठीक है, ये वाला तो नोट कर ही लिया होगा। हे बच्चों, मान लो मैं यहाँ पे लिखूं कि CH3COH कार्बन अम्ल है क्या? कार्बन अम्ल तो ये बिल्कुल गलत है। ये कार्बनिक अम्ल है, ये कार्बनिक अम्ल है, लेकिन कार्बन अम्ल नहीं है। कार्बन अम्ल का अर्थ होता है वह कार्बनिक यौगिक जिसमें सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन सीधे कार्बन से जुड़ा हो, मतलब उसके अम्लीय गुण के लिए जो हाइड्रोजन उत्तरदायी है वो हाइड्रोजन सीधे कार्बन से जुड़ा हो। अब मुझे बताओ, एसिटिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल के अम्लीयता के लिए जो हाइड्रोजन उत्तरदायी है वो कार्बन से जुड़ा हुआ वाला है कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ वाला? खुशी बोलो, तुम लोग इस पार्टिसिपेट करो सब लोग। ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन अम्लीय है कि कार्बन वाला अम्लीय है? तो ये मैं बोलूंगा कि ये क्या है बोलो? कार्बन अम्ल। अगर कहीं लिखा हो कार्बन एसिड तो ये बिल्कुल क्या है बोलो? गलत। नो, इट इज नॉट। हाँ, मैं लिखूंगा इट इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड मतलब कार्बनिक अम्ल।
कार्बनिक अम्ल, देखो थोड़ा सा अंतर है, कार्बनिक अम्ल, तो मैं कहूंगा यस इट इज कार्बनिक अम्ल, ये कार्बनिक अम्ल है। लेकिन कार्बन अम्ल है ना 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 ना, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कार्बन अम्ल का डेफिनेशन बता दें, तो बस आपको इसी बेसिस पे पता चल जाएगा। ये लिखिए, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन सीधे कार्बन से जुड़ा हुआ हो। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन सीधे कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे कार्बन अम्ल कहते हैं। उसे कार्बन अम्ल कहते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें सर्वाधिक अम्लीय हाइड्रोजन सीधे कार्बन से जुड़ा हुआ हो, उसे कार्बन अम्ल कहते हैं। उदाहरण के लिए, सभी सक्रिय मिथाइलिन समूह वाले यौगिक, उदाहरण के लिए सभी सक्रिय मिथाइलिन समूह वाले यौगिक, सभी सक्रिय मिथाइलिन समूह वाले यौगिक, सक्रिय मिथाइलिन समूह बता ही दिया था, उसमें जो अम्लीयता थी वो किस हाइड्रोजन की वजह से थी? कार्बन की वजह से। कार्बन वाला हाइड्रोजन की नाइट्रोजन वाला की ऑक्सीजन वाला? कार्बन वाला। हाँ, उदाहरण के लिए एक तो बता दिया, सभी सक्रिय मिथाइलिन से वाले समूह। अब दूसरा उदाहरण लिख रहा हूं, सिरसिल्काइन। हे बच्चों, सिरसिल्काइन क्या होता है? सिरसिल्काइन मतलब जिसमें sp कार्बन से सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन हो, ऐसे एल्काइन को हम क्या कहते हैं? बोलो, सिरसिल्काइन कहते हैं। और ये वाला जो है, अगर दोनों तरफ R हो तो इसे हम कहते हैं आंतरिक एल्काइन। क्या कहते हैं? बोलो, आंतरिक एल्काइन। तो कार्बन अम्ल का उदाहरण कौन सा है? बोलो, शीर्ष एल्काइन उदाहरण है कि आंतरिक एल्काइन उदाहरण है? हाँ, ये कार्बन अम्ल नहीं है, ये कार्बन अम्ल नहीं है। कौन कार्बन अम्ल है? बोलो, ये कार्बन अम्ल है, ये कार्बन अम्ल है, ये कार्बन अम्ल है, ये कार्बन अम्ल नहीं है, कार्बन अम्ल नहीं है। इसके पास अम्लीय हाइड्रोजन ही नहीं है, नहीं है। और एक उदाहरण और बता देता हूं बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, प्राथमिक नाइट्रोएल्केन। राहुल, प्राथमिक नाइट्रोएल्केन, तुम बीच बीच में गायब कहाँ हो जा रहे हो? प्राइमरी नाइट्रोएल्केन और द्वितीयक नाइट्रोएल्केन, द्वितीयक नाइट्रोएल्केन। ये कौन खा रहा है कुछ दुष्ट? ये द्वितीयक नाइट्रोएल्केन, राहुल खा रहा है कुछ दुष्ट, अकेले अकेले खा रहा है। नाइट्रो टर्शरी नाइट्रोएल्केन। आप बोलो भाई, टर्शरी नाइट्रोएल्केन, टर्शरी नाइट्रोएल्केन बेटा मुझे बताओ, इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसको तो बात ही छोड़ दो। इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक है, इसमें दो अल्फा हाइड्रोजन है। तो अब इसमें मुझे ये बताओ कि क्यों अम्लीय है ये? तो अम्लीयता का मतलब इतनी सी तो बात है, H+ हटाऊंगा और संयुग्मी क्षार को स्थायी बनाऊंगा। तो मैं H+ हटाऊंगा तो देखो क्या मिलेगा, ये H+ हटाया है और ये संयुग्मी क्षार पाया है। और ये जो संयुग्मी क्षार है, आहा क्या बात है, NO2 का -R भी है, -I भी है। स्थायी होगा कि अस्थायी होगा? दुष्टू बोलो। अरे संयुग्मी क्षार स्थायी होगा ना दुष्ट। NO2 का -R भी होता है, -I भी होता है कि नहीं?
और इसमें से भी H प्लस हटाऊंगा तो देखो संयुग्मी क्षार स्थायी पाओगे, ये हो गया N डबल बॉन्ड O माइनस और प्लस और ये H प्लस, यानी दोनों बोलो किसके उदाहरण हुए, अम्ल है कि नहीं, पहले इतना बताओ, अम्ल है कि नहीं है, बताओ पहले तक हैं। अगर अम्ल है, क्योंकि अगर मैं कहता हूं तुम अम्ल हो तो इसका मतलब तुम्हारा संयुग्मी क्षार स्थायी है, बस इतनी सी बात है। तो मैंने बोला इसका संयुग्मी क्षार स्थायी है। और वो जो अम्लीय हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन वाला है कि कार्बन वाला है, कार्बन वाला है। इसीलिए ये किसका उदाहरण है बोलो, कार्बन अम्ल का उदाहरण है। बस बस ये हो गया सिंपल। तो कार्बन अम्ल का मतलब समझ गए कि सारे कार्बन अम्ल ऑर्गेनिक एसिड हैं, लेकिन सारे ऑर्गेनिक एसिड कार्बन अम्ल नहीं है। यस सर। कंफ्यूज तो नहीं हो गए दोस्तों? ये ऑर्गेनिक तो ही है मतलब ना। अब एसिडिक एसिड में बोलूं, एसिडिक एसिड क्या ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, बोलो ऑर्गेनिक एसिड तो ही है ना, लेकिन कार्बन एसिड है क्या, कार्बन एसिड का मतलब सीधा सा है कार्बन से जुड़ा हुआ H प्लस होना चाहिए, बस खत्म बात। अब एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, गौर फरमाइएगा, फैक्ट बोलूं भाई, 2 पॉइंट है फिर अम्लीयता खत्म हो जाएगा। अरे नहीं 2 पॉइंट है बेटा, बस एकदम खत्म अम्लीयता, फिर क्षारीयता बताऊंगा कल से, प्लीज प्लीज 2 पॉइंट है बस, नोट कर लो। ये नोट करने हैं तब बताएं। नोट कर लिया सबने? हितेश, खुशी, सब लोगों ने नोट कर लिया है तो बताइएगा। नोट नहीं किया, अच्छा ठीक है। आदि इसमें पानी लेते हैं ना जरा। तूने भी नोट नहीं किया होगा आज तेरे उधर। क्या कह रहे हो? क्या नोट नहीं, क्या नोट नहीं किया? सब लोगों ने बेटा, तो बस 2 पॉइंट है, बस लिखवा देता हूं, खटाक से एकदम हो जाएगा। लिखिएगा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता फैक्ट है, बस ये याद करवा दूंगा, फैक्ट है इसलिए पीएच पे बेस्ड है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक होती है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक होती है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से अधिक होती है। बस एक को छोड़कर, फॉर्मिक अम्ल तो जानते ही बता दिया पहले से। हे दुष्टूज, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल से ज़्यादा होती है। फाई का माइनस आई लिख देना, आर का प्लस आई लिख देना, फटाक से नोट करो तुम। फिर 2 पॉइंट और बस बताता हूँ मैं, 2 पॉइंट है बस, बोलूँ? अरे एक एक लाइन है यार। हाँ क्या? अरे जो लिखा है लिख नहीं लोगे, 5 COH 4 COH कितना लिखना है इसमें? म्यूट कर लो भाई, 2 पॉइंट है प्लीज सब लोग। हाँ अब बोलता हूं मैं, बोलू जी? एल्कोहल की अम्लीयता जल से कम होती है। एल्कोहल की अम्लीयता जल से कम होती है। एल्कोहल की अम्लीयता जल से कम होती है, ब्रैकेट में मेथेनॉल को छोड़कर। एल्कोहल की अम्लीयता जल से कम होती है, एल्कोहल का मतलब होता है जिसमें sp3 कार्बन से OH जुड़ा हो, कभी एल्कोहल पूछा जाए तो। एल्कोहल की अम्लीयता जल से कम होती है, किसको छोड़ के? देखो ब्रैकेट में क्या लिखा? हाँ एक बस है। तो बेटा ये बड़ा आसान है। हेलो 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 हेलो,
आर का कैसा प्रभाव होता है? प्लस आई। अगर प्लस आई होगा तो अम्लीता कमी होगी ना, बोलो। यस सर। हाँ, लेकिन एक तो है जी फैक्ट, एक को नहीं, इसका कोई व्याख्या नहीं। H2O और ये हो गया आपका मेथेनॉल। किसका पीएच कम पाया गया? बोलो मेथेनॉल का पीएच, इसलिए अम्लीता किसकी ज़्यादा? मेथेनॉल की। हालांकि इतना अंतर भी नहीं होता, बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। एक तो ये, और अब लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, गौर फरमाइएगा, फिर क्षारीयता तो शुरू करेंगे कल ना। तो बोलूँ भाई, चक दो फट्टे, बोलूँ? लास्ट पॉइंट बोलने जा रहा हूं। अकार्बनिक अम्लों की अम्लीयता, अकार्बनिक अम्ल, या फिर लिखा होगा कहीं कहीं खनिज अम्ल लिखा होगा बेटा, अकार्बनिक लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा? खनिज अम्ल, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड, हाँ खनिज अम्ल लिखा होगा या फिर अगर अकार्बनिक अम्लों की अम्लीयता कार्बनिक अम्लों से बहुत अधिक होती है। अकार्बनिक अम्लों की अम्लीयता कार्बनिक अम्लों से बहुत अधिक होती है। मतलब अगर मैं इनकी तुलना करूं किसके साथ? बोलो कार्बोक्सिलिक के साथ, तो ये देखो बहुत ज़्यादा अंतर होगा। मतलब क्योंकि कार्बोक्सिलिक और ये कार्बनिक अम्लों में तो कार्बन होंगे ना, कार्बन उतने विद्युत ऋण नहीं होते हैं। जो 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 खनिज अम्ल होंगे उनमें सारे विद्युत ऋणी होते हैं, तो विद्युत ऋणी होंगे तो अपने आप उनकी अम्लीयता बढ़ जाएगी। तो कहीं भी अगर मैं कहूँ एसिडिक अम्ल जो सिरका में रहता है, और HNO3, HCl, H2SO4, ये तो बहुत ज़्यादा अम्लीय होते हैं। तो लास्ट मैंने आपको आज इस प्रकार से अम्लीयता समाप्त किया। अम्लीयता समाप्त, अब क्षारीयता नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। बोलो ठीक है भाई? हाजी दसो। तो आप लोग टीएस जरूर कर लीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। टीएस में अनुनाद के क्वेश्चन, अतिसंगमन के क्वेश्चन, ये सब कर लीजिएगा, और अम्लीयता के क्वेश्चन, ठीक है? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा। और बालक